ये सरकार नमस्कार, माहौल जबरदस्त शानदार। सरकार अमेंडमेंट लेक्चर। सर सबसे पहली बात, ये अमेंडमेंट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और क्या क्या कवर करने वाले हैं और कैसे कवर करने वाले हैं, अमेंडमेंट नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, ये सब पहले बताता बच्चों में। सबसे पहले सर क्या लिखा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सर, इसलिए लगा दो अपना पूरा दम, आ गया वक्त अपने आप को प्रूव करने का। एंड सर आई विल ट्राई कि सारे अमेंडमेंट आपके बहुत ही कम टाइम में और अच्छे से कवर हो जाए। ओके सर, सबसे पहले अमेंडमेंट की बात करने से पहले सर, अमेंडमेंट की वजह से कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, इसलिए नो नीड टू वरी। ओके चलिए, अब सर सबसे पहली बात, इस बार जो अमेंडमेंट्स हुए विच आर एप्लीकेबल फॉर May 24 एग्जाम्स। अच्छा, ये लेक्चर है सीए, सीएस, सीए में फाइनल, जिनके भी एग्जाम्स May 24 में है या सीएस और सीए में के जून 24 में होने वाले हैं, उनके लिए अमेंडमेंट लेक्चर है बच्चों। इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहली बात सर, एज पर द पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट 6 मंथ बिफोर द मंथ ऑफ द एग्जाम्स जो भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुए थे आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। सो 31 अक्टूबर 2023 तक के अमेंडमेंट्स हमने यहाँ कवर किए हैं। अब यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं सर, आप लोगों ने ऑलरेडी जो अमेंडमेंट्स पढ़े होंगे जो नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल थे, आपने ऑलरेडी 30 अप्रैल 23 तक के अमेंडमेंट कवर किए हुए हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर 1 मई 2023 टू 31 अक्टूबर 2023 के बीच में जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स, क्लियर, तो वो सारे अमेंडमेंट्स हम कवर करने वाले इन लेक्चर में। ओके, अब सर आपको सर इस बार हम बात करें पर्टिकुलरली तो एज कंपेयर टू ऑल अदर एग्जाम्स इस बार अमेंडमेंट थोड़े ज्यादा है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उसको अमेंडमेंट का चिंता नहीं होता है, क्लियर, वो सब हम कवर कर लेंगे। सर अब आपको अमेंडमेंट नोट्स कहां से मिलेंगे सर, अपनी जो वेबसाइट है ymconcept.com, उसके फ्री रिसोर्सेज टैब में आपको अमेंडमेंट नोट्स मिल जाएंगे। अमेंडमेंट नोट्स आपको जो मिलेंगे बच्चों, अपनी जो समरी बुक है उसमें जिन जिन पेज पे अमेंडमेंट था वो सारे पेज के स्कैन कॉपी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको। मेन बुक जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बुक है अपनी उसमें भी जहां जहां अमेंडमेंट थे वो भी वहां मिल जाएंगे आपको, प्लस क्वेश्चनर बुक में जिन जिन क्वेश्चन में अमेंडमेंट की वजह से आंसर चेंज हुआ है वो भी आपको वहां मिल जाएंगे। तो सर आपको पर्टिकुलरली अपनी वेबसाइट जाके ये तीनों अमेंडमेंट नोट्स डाउनलोड करने हैं। ओके सर, अगर आप समरी बुक से भी अमेंडमेंट कवर कर रहे हो तो एवरीथिंग इज कवर्ड, नो नीड टू वरी। ओके बच्चों, और आपने अगर मेन बुक से पढ़ाई करी है तो आप अपनी मेन बुक के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अमेंडमेंट, इसलिए हमने मेन बुक को भी वहां पे अमेंडमेंट जो जहां पोर्शन था वो अपलोड कर दिया है वहां पे। अच्छा, एक और बात बच्चों, यहां पे आप जब अमेंडमेंट नोट्स डाउनलोड करेंगे आपको नंबर ऑफ पेजेस बहुत सारे मिलेंगे, नो डाउट अमेंडमेंट ज्यादा थे बेटा, पर सर जैसे ये वाला फाइल
आप देखेंगे तो लगभग 89 पेजेस का फाइल है समरी बुक का। मतलब 89 पेजेस ऐसे हैं अपनी समरी बुक में, लगभग 300 पेज की पूरी समरी बुक है, उसमें से 89 पेज तो ये हो गए सर जिन पे अमेंडमेंट है। अच्छा, अब 89 के 89 पेजेस पूरे चेंज नहीं हुए तो क्या हुआ बच्चों? सर हमने क्या किया हुआ जो हम हर बार करते हैं, ऐसा कोई नया प्रैक्टिस नहीं हमारा ये। सर हम क्या करते हैं, हमारी बुक के जैसे ये वाला जो बुक है हमारा जो एप्लीकेबल है मई 24 के लिए, जून 24 के लिए, इनके उन सारे पेजेस को हमने स्कैन करके अपलोड किया है जिन पेजेस पे अमेंडमेंट था। मतलब फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर 6 है, पेज नंबर 6 पे अगर अमेंडमेंट था तो हमने पूरा पेज नंबर 6 स्कैन करके अपलोड किया है। क्लियर? सर भले इस पेज नंबर 6 पर केवल ये 2 जगह ही अमेंडमेंट है। क्लियर? ऐसे आप पूरी बुक के अंदर देखेंगे तो आपको ये इस तरह के अमेंडमेंट नोट्स मिलेंगे, मेन बुक के भी, समरी बुक के भी और क्वेश्चनर बुक के भी। अच्छा, ऐसा हम क्यों करते हैं? सो दैट आपके पास जो एग्जिस्टिंग बुक है उसके अंदर आपको अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करने में दिक्कत नहीं आए। ओके बच्चों, क्लियर? उस अकॉर्डिंग हमने अमेंडमेंट किए। सो नंबर ऑफ पेज देख के डरने का नहीं। एंड सर ध्यान देना बेटा, जो हम फाइनल लेवल पे है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तकलीफ कहीं नहीं आती है। चलिए सर लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं अमेंडमेंट का काम। सर आइए बच्चों हम शुरू करते हैं क्या अमेंडमेंट्स। अच्छा, मैं यहां जो आपको अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूं वो समरी बुक को बेस लेके पढ़ा रहा हूं। सर सेम अमेंडमेंट आपको मेन बुक में भी मिल जाएंगे और इनके बेस पे जो क्वेश्चन में चेंज हुए वो सब क्वेश्चनर की बुक का अमेंडमेंट के जो क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन में अमेंडमेंट हुआ है, जो चेंज हुआ आंसर, उसकी भी फाइल आपको स्कैन करके वहां मिल जाएगी। आप अपनी एग्जिस्टिंग बुक के अंदर भी चेंजेस कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इतने सारे अमेंडमेंट आपको अपनी बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट करने में दिक्कत आ रही है तो यू कैन गो फॉर न्यू बुक्स, अदरवाइज ये सफिशिएंट है आपके लिए। ओके एंड सर अगर आपने इनको कर डाला मतलब लाइफ जिंगा डाला, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर एक दो बातें और बता देता हूं आपको। सर मैंने इन नोट्स में जो अमेंडमेंट कवर किए हैं, अपनी बुक जो है बेटा, जो आपका डेडलाइन है 31 अक्टूबर 23, वहां तक अमेंडमेंट कवर करके हम इमीडिएटली बुक लॉन्च कर देते हैं। और इंस्टीट्यूट का जो अमेंडमेंट का शीट आता है वो कुछ दिन पहले ही आया है। तो सर एक खुश खबर और है आपके लिए, सर कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो अपनी बुक में कवर किए, जैसे सर सर्कुलर्स वगैरह अपनी बुक में अपने कवर किए पर इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं किए। मैं इनमें से आपको कुछ पॉइंट कटवाने वाला भी हूं कि आपके अपने इंस्टीट्यूट ने उनको अपने सिलेबस में इनकॉर्पोरेट नहीं किया, इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए 89 पेज यहाँ दिख रहे हो उससे भी कम आपको होने वाले बेटा। के चिंता नहीं करना। आइए सर माहौल बनाते हैं सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहला सर आपको ये जो दिख रहा है ये डेफिनेशन इंसर्ट करी है ऑनलाइन मनी गेमिंग की, ऑनलाइन गेमिंग की, जिसको हम आगे रेफर जब होगा तब बात करेंगे सर। क्लियर? सर सेम वे यहाँ पे स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम की डेफिनेशन दे रखी है, ये भी हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पर सप्लायर की जो डेफिनेशन है उसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया, यह भी एक्सटर्नल क्लेम के रिगार्डिंग ही है। कैसीनोज वगैरह पे जो टैक्स लगा है साहब उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट ऐड किया है। क्लियर? जो सट्टा खिलाते हैं सर वो लोग भी सप्लायर खिलाते हैं, पॉइंट ये है यहाँ पे। क्लियर? कैसीनो में आप गेम खेल रहे हो, गेम जो खिला रहा है वो भी सप्लायर है। ओके ये यहाँ पे ऐड किया है, इसका मीनिंग ये है। पर हम आगे जब तक मेन पॉइंट नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे सर तो आपको ऑटोमेटिक ये समझ में आएंगे। आओ बच्चों हम बात शुरू करते हैं। अच्छा ये वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये भी डेफिनेशन उससे रिलेटेड ही, मतलब एक ही अमेंडमेंट से रिलेटेड सारा पॉइंट है सर। आओ मालिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट, सबसे पहला पॉइंट अमेंडमेंट का सर अगेन सर ध्यान दीजिएगा बेटा, ऑनलाइन मनी गेमिंग, जंगली रमी पे आओ ना महाराज। सर आपको पता है इस बार जो बहुत बड़ा इंडस्ट्री लेवल बात करें हम तो ऑनलाइन मनी गेमिंग एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा था, जिसको अब टैक्सेबिलिटी के स्कोप में लिया है बहुत क्लियरली। पहले भी टैक्सेबल था और अभी भी टैक्सेबल है, कैसीनोज वगैरह पे टैक्स पहले भी लगता था, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पर अभी इसमें क्लियरिटी लाके और अच्छे से इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया है। क्लियर? तो उसके रिगार्डिंग कुछ जगह चेंजेस किए। एंड सर ऑनलाइन मनी गेमिंग टेक्निकली बात करें तो एक्शनेबल क्लेम के स्कोप में आता है ये, और एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं वो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। तो सर मान लो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाली वेबसाइट आउट ऑफ इंडिया की है, श्रीलंका की कोई वेबसाइट है साहब, और आप इंडिया में बैठ के ऑनलाइन मनी गेमिंग खेल रहे हो सर। तो सर अगर टेक्निकली बात करें जीएसटी के एंगल से तो हो गए स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जिस पे जीएसटी लगता है साहब। अब अगर ये गुड्स की डेफिनेशन में आता है, क्योंकि एक्सटर्नल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से अगर आप गेम खेल रहे हो यहां बैठ के, मतलब अपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है बेटा। क्लियर? और आपको पता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम लगता है, कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगता है। पर सर एक्चुअली देखा जाए तो क्या कस्टम्स क्लियरेंस कुछ हो रहा है क्या यार? एक्चुअली कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहा है क्या? एक्चुअली नहीं हो रहा है, वो तो टेक्निकली जीएसटी के पर्पस के लिए गुड्स माना गया है। इसलिए सबसे पहला अमेंडमेंट यहाँ पे मैंने आपको समझा रहा हूं, बताने से पहले बताता हूं आपको, यहां से पढ़ाने से पहले आपको बताता हूं मैं आपको क्या चीज है ये। इसलिए सबसे पहला अमेंडमेंट ये है साहब कि इंपोर्ट ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, कौन से एक्शनेबल क्लेम्स? ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले, इस पर
आईजीएसटी तो लगेगा पर इसके इंपोर्ट पे कस्टम्स नहीं लगेगा। क्लियर? तो सर पता है सर आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन आईजीएसटी एक्ट का, उसमें प्रोवाइजो दे रखा है। प्रोवाइजो बोलता है क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगता है बच्चों, कस्टम्स, और कस्टम के साथ में क्या लगेगा, आईजीएसटी भी लगेगा। वहां पे एक प्रोवाइजो ऐड करके बोल दिया क्या सर, एक्सेप्ट द गुड्स एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम लगता है along with the IGST। क्लियर? तो सर यहां पे क्या लिखा, अदर देन द गुड्स एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, और गवर्नमेंट नोटिफाई करती है किसको, ऑनलाइन मनी गेमिंग को। मतलब इंपोर्ट ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग पर आईजीएसटी लगेगा पर कस्टम नहीं लगेगा। आई थिंक लॉजिकली भी बात समझ में आई आपको, और प्रैक्टिकली आपने इमेजिन भी कर लिया जो मैंने बताया आपको, श्रीलंका की वेबसाइट का एग्जांपल दिया। क्लियर? डन। तो सर यहाँ पे मैंने एनालिसिस दिया, एनालिसिस देखिए क्या बोला सर, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 October 2023 the government has notified the supply of online money gaming as the goods on import of which proviso to section number 5 subsection 1 जो बोलता है कि import of goods पे कस्टम लगता है और कस्टम के साथ में आईजीएसटी लगेगा। क्लियर? that proviso shall not apply but on which IGST shall be levied and collected under section number 5 subsection 1 of the said act। मतलब ये हो गया कि सर सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो इस पे अप्लाई नहीं होगा पर सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 अप्लाई होगा। मतलब ये है सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में लिखा है क्या, कस्टम लगता है ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स अलोंग विद द आईजीएसटी। हाँ है ना भाई सर, पर ये प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा, सबसेक्शन 1 जो नॉर्मल सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 है वो अप्लाई होगा, जो बोलता है क्या, आईजीएसटी विल बी लेविड ऑन इंटरसेट सप्लाई। बच्चा हाँ है ना भाई? तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस कस्टम्स ड्यूटीज shall not be levied on import of online money gaming but IGST will be levied on online money gaming as per the provisions of section number 5 subsection 1 of the IGST। भारत माता की जय। खत्म। टफ था क्या बच्चे? क्लियर? डन। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था सर ऑनलाइन मनी गेमिंग के रिगार्डिंग। अच्छा आप चाहे तो ये देखिए, अब देखो ऑनलाइन मनी गेमिंग का डेफिनेशन। ऑनलाइन मनी गेमिंग मीन्स, एकदम वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं बच्चा आपको। ऑनलाइन मनी गेमिंग मीन्स online gaming in which players pay or deposit money or money's worth including virtual digital asset, जैसे क्रिप्टो करेंसी। वर्चुअल डिजिटल एसेट को नीचे डिफाइन किया हुआ है सर, देख लेंगे, वो भी देख लेंगे सर। इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग द मनी और मनीज वर्थ including virtual digital asset in any event including game, scheme, competition or any other activity or process whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any law for the timing in force। भली परमिसिबल हो ना हो, मतलब लीगल हो इलीगल हो, वी डोंट केयर। अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग है तो साहब वो जीएसटी के स्कोप में आएगी, जीएसटी लगेगा कहने का मतलब ये है बेटा। आया ना भाई? अच्छा ये वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन मनी गेमिंग में क्या होता है सर, आप सट्टा खेलते हो, जुआ खेलते हो, गेम खेलते हो, भली स्किल लगे या ना लगे हमें कंसर्न नहीं है। वो ऑनलाइन मनी गेमिंग स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के डेफिनेशन में आएगी, आगे हम पढ़ेंगे, उस पर जीएसटी लगता है बच्चों। क्लियर? एंड सर ऑनलाइन गेमिंग पढ़ लो सर। ऑनलाइन गेमिंग मींस ऑफरिंग ऑफ अ गेम ऑन द इंटरनेट और इन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क एंड इंक्लूड्स ऑनलाइन मनी गेमिंग बेटा। ठीक है? अच्छा वर्चुअल डिजिटल एसेट यहां डिफाइन किया, एक बार देख लीजिए सर। वर्चुअल डिजिटल एसेट शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 47A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एग्जांपल है क्या सर, क्रिप्टो करेंसीज एटसेट्रा, जो आपने इनकम टैक्स एक्ट में भी पढ़ा होगा सर इस बार आप। क्लियर? ठीक सर। तो कुल मिला के पॉइंट ये है, अभी हमने ये पढ़ा है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में अगर आउट ऑफ इंडिया की कोई वेबसाइट है, देखो इंडिया की वेबसाइट से खेला है तो कस्टम तो आईजीएसटी लगेगा साहब, वो तकलीफ है ही नहीं सर। आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से अगर आपने खेला है तो भी ऐसे केस में उसको इंपोर्ट ऑफ गुड्स माना गया है जीएसटी के पर्पस के लिए, पर कस्टम के पर्पस के लिए वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है, इसलिए उस पर आईजीएसटी लगेगा पर कस्टम नहीं लगेगा। सिंपल सा कंक्लूजन ये है बच्चा। आओ मालिक सर, अगला अमेंडमेंट जो किया है सर, हमने पढ़ा है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 बोलता है क्या, neither supply of goods nor supply of services following transaction shall be neither supply of goods nor supply of service। उसका पैरा नंबर 6 में क्या था बेटा, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग। पर लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग के स्कोप को बढ़ाने के लिए और उसमें और क्लियरिटी डालने के लिए, जैसे ऑनलाइन मनी गेमिंग डालना है। क्लियर? अब लोग कहते थे क्या ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है या ऑनलाइन गेमिंग जो है या कैसीनो है जो वो आर्ट ऑफ वो स्किल की वजह से चलता है, वो सट्टा नहीं है साहब। तो गवर्नमेंट ने इन सब डिस्प्यूट को खत्म कर दिया और बोल दिया क्या, दिमाग खराब मत करना मंगल, और क्लियरली बोल दिया क्या, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को हटाया और बोल दिया सर एक्शनेबल क्लेम्स आर कवर्ड इन शेड्यूल 3। मतलब एक्शनेबल क्लेम पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इट इज नेदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन
स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, मतलब अगर हमने कुछ एक्शनेबल क्लेम स्पेसिफाई कर दिए तो उन पे जीएसटी लगेगा, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, अदरवाइज कोई एक्शनेबल क्लेम के ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन आगे दे रखी थी, जो मैंने यहां रिपीट करी बेटा, एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 102A, specified actionable claims means actionable claims involved in or by way of betting, casino, gambling, horse racing, lottery, online money gaming. क्लियर? पहले केवल ये वर्ड्स थे, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। क्लियर? अब लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग का थोड़ा स्कोप बढ़ा दिया है और बोल दिया क्या, बेटिंग, कसिनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, इन सब पे जीएसटी लगेगा। ये क्लेरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है सर, और बोल दिया क्या, इन सब पे जीएसटी लगेगा। और खास बात, इन पे जीएसटी रेट कितनी बेटा, 28%, जो आपको पता ही है बेटा। तो सबसे पहले बात क्या है, शेड्यूल 3 में जितने भी ट्रांजैक्शंस कवर है, दोज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसमें कवर था क्या, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, पर उसका स्कोप बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन करके बोल दिया क्या सर, बेटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सब क्या है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, जिस पर जीएसटी लगेगा, इन पर जीएसटी लगेगा, इसके अलावा कोई भी एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता। क्लियर? डन सर। सर एक और बात, पैरा नंबर 7, 8A और 8B, वैसे एग्जामिनेशन के लिए कोई खास बात नहीं है सर, पर हाँ आपको पता है ना सर, अगर कोई गुड्स इंपोर्ट हो गया कस्टम बोर्ड वेयरहाउस में और आपने कस्टम क्लियरेंस से पहले उन गुड्स को बेच दिया, तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, या हाई सी के ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज बच्चों। अरे क्लियर? या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में खरीदा, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बेच दिया बेटा आपने। क्लियर? तो ये तीनों ट्रांजैक्शन यहाँ कवर है, दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पर सर ये एक्चुअली सर जीएसटी जब आया था तब ये तीनों एंट्री नहीं थी, इसको बाद में इंसर्ट किया था सर। तो सर इसको अभी अमेंडमेंट करके बोल दिया फाइनेंस एक्ट 23 के थ्रू कि ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जुलाई 2017, क्योंकि जब ये इंसर्ट हुआ था तब उसमें ये नहीं लिखा था कि रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है, ये प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल था। तो सर 2019 में अमेंडमेंट आया था, तो सर उससे पहले के जो ट्रांजैक्शन हो गए क्या उस पर जीएसटी लगेगा? तो गवर्नमेंट ने इस बार अमेंडमेंट करके बोल दिया नहीं नहीं झगड़े मत करो, इट इज रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल एंड 1 जुलाई 17 जब से जीएसटी आया तब से जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? तो कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ, जो पहले था वही अभी भी है, बस इसमें बोल दिया क्या ये रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 17 से एप्लीकेबल। भारत माता की जय, कोई खास बात नहीं। आओ मालिक, अगला अमेंडमेंट हम देखते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई। सर अगेन सर आप कसिनो गए, सट्टा खेलने गए बेटा, अरे जुआ खेल रहे हो, तो उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल क्लेम्स को हमने गुड्स माना है बेटा, और टाइम ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा हुआ है क्या, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आता है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। पर नोटिफिकेशन देके सर ये बोला हुआ था क्या, गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, पर इस बार अमेंडमेंट करके बोल दिया क्या भाई साहब, ये जो स्पेसिफाइड एक्शनल क्लेम है ना सर, लॉटरी, बेटिंग वगैरह बेटा, इसमें तो आप पेमेंट एडवांस करते हो तभी जाके आप, अरे भाई कैसीनो में क्या होता है, आप पहले जाके पैसे दोगे तब जाके कॉइन मिलता है ना खेलने के लिए बेटा आपको। सर सट्टा लगा रहे हो, पहले पैसा देना पड़ता है, कल को भाग गए सट्टा हार गए तो, सट्टे में हार के भाग गए तो, इसीलिए सर यहां बोल दिया क्या, ये स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम जो होगा इसमें अगर एडवांस रिसीव हुआ तो उस पर जीएसटी लगेगा साहब। उसके अलावा कोई भी गुड्स है उसमें अगर एडवांस रिसीव हुआ तो आपको अभी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, आप बाद में जीएसटी पे कर देंगे, चल जाएगा बच्चा। क्लियर? सर तो अमेंडमेंट क्या हुआ बच्चा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये वाला नोटिफिकेशन कि नो जीएसटी ऑन एडवांसेस रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, हमने पढ़ा हुआ है बेटा। पर इसमें एक एक्सेप्शन डाल दिया क्या, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। सर देखिए क्या लिखा है, हाउएवर दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। तो सर जो सट्टा खिला रहे हैं वो सप्लायर के स्कोप में आ गया बच्चा, तो उन्होंने आपसे एडवांस लिया है तो उस पर जीएसटी लगेगा। इट मींस इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, दैट इज डेट ऑफ एक्चुअल इश्यू, और लास्ट डेट व्हेन इट शुड हैव बीन इश्यूड, और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट टू द एक्सटेंट पेमेंट इज रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर? मैंने आगे इन नटशेल भी लिखा है, इन नटशेल GST will be required to be paid on advances received in respect of supply of specified actionable claims। समझे मेरी बात? तो कुल मिला के कंक्लूजन एक लाइन का ही बच्चों अगेन कि सर सट्टे खेल रहे हो, जुआ लगा रहे हो, हॉर्स रेसिंग के केस में क्या होता है, बुक मेकर बुकी को पैसे पहले देने पड़ते बेटा, तो उसी टाइम टैक्स लग जाएगा, बात खत्म बेटा। ठीक है, डन। तो सर गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, अग्रीड, पर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स सिंस गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं इसलिए उनके केस में एडवांस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, जितना एडवांस दिया उस पे टैक्स पे करो। भारत माता की जय।
क्या मालिक? चलिए सरकार, आ गए अब हमका चैप्टर नंबर 4 वैल्यूएशन। अगेन सर एक बहुत बड़ा इशू था सर वैल्यूएशन में, उसको सोल्व किया इन्होंने। सर दो मैटर थे इनफैक्ट, एक रूल नंबर 28, एक मस्त वाला अमेंडमेंट ऐड किया है बच्चा, ध्यान देना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्पस आल्सो। एक तो ध्यान रखना, ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का एक क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, कोई भी क्वेश्चन बन के आ जाएगा, पर बहुत इजी होगा सर। एंड एक रूल नंबर 28 में ये जो पॉइंट आ रहा है, क्योंकि इसकी बेस पे एक सर्कुलर भी था बेटा, ये सर्कुलर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को लगता है थोड़ा अच्छा पॉइंट हो सकता है एग्जाम्स के लिए। ओके, मैं तुम्हें समझाता हूँ, अच्छा है बहुत ईजी, ये नहीं बोला टफ है, ठीक है। एग्जाम्स के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ बेटा कि कई बार प्रैक्टिकल एंगल से देखें, मार्केटिंग एंगल से, तो वहाँ उसके इंप्लीकेशन होते हैं, जिसके इंप्लीकेशन होते हैं मार्केट में, उसके एग्जाम में आने के चांस होते हैं। दैट्स इट सर। रूल नंबर 28 आप और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहले क्या था, पहले मैं बताऊंगा, फिर अमेंडमेंट होके क्या ऐड हुआ वो बता रहा हूँ। रूल नंबर 28 जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, एक पॉइंट ऐड हुआ है बस, ठीक है। अब रूल नंबर 28 वैल्यूएशन का तो सर लोगों को याद ही नहीं आ रहा सर, कोई बात नहीं, मैं हूं इसलिए सर याद कराने के लिए। सबसे पहली बात, अगर आपने कोई भी गुड्स और सर्विस और बोथ आपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया है या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया, तो ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन तो भी सप्लाई के स्कोप में आता है सर। सेकंड बात सर, आपने जो एक्चुअल वैल्यू चार्ज करी उनसे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो सर वहां रेफर करते हैं वैल्यूएशन रूल्स। रूल नंबर 28 बोलता है क्या सर, जो आपने रूल नंबर 28 पहले पढ़ा था ना सर, वो अभी भी है, पर उसको सब रूल नंबर 1 बना दिया है बेटा, कोई चेंज नहीं उसके अंदर। वो बोलता है क्या, अगर आपने अपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई नहीं किया होता, किसी और को सप्लाई किया होता, तो वो ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, दैट इज द वैल्यू। क्लियर? वो अगर अवेलेबल नहीं तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की वैल्यू क्या है वो देख लीजिए बेटा, वो भी अवेलेबल नहीं हो तो रूल नंबर 30 और 31 शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। क्लियर? समझे मेरी बात? और हाँ, आपका जो सर आपने जो रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो ये तीनों फॉलो ना करे, और सर रेसिपिएंट अगर सेम कंडीशन में गुड्स को आगे बेचता है, तो वो जिस प्राइस में आगे बेच रहा है उसका 90% आप ले लो, वही वैल्यू मान लेंगे। पर आप चाहे सर तो ये ऑप्शन फॉलो करें, आप चाहे तो ऊपर वाला सीक्वेंस फॉलो करें। और हाँ, अगर आपके रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को फुल आईटीसी मिलता है, तो जो आपने बिल पे वैल्यू लिख दिया है वही ओपन मार्केट वैल्यू माना जाएगा। ये प्रोवाइजो लिखा था, है ना भाई, इसमें कोई चेंज नहीं है, पहले भी यही था, अभी भी यही है। बस ये जो पहले मैंने आपको पढ़ाया, ये पहले पूरा रूल नंबर 28 इतना ही हुआ करता था, और अब इसको बना दिया सब रूल नंबर 1। क्लियर? तो जो आपने पढ़ा उसमें कोई चेंज नहीं है, अब सब रूल नंबर 2 ऐड कर दिया है। ओके, क्या ऐड किया है आप देखना सर। कई बार सर किसी कंपनी को अगर बैंक से लोन चाहिए या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन चाहिए बेटा, तो ऐसे केस में वो क्या करता है बेटा, सर बैंक के पास जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है, वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलता है क्या, हमको आप पे भरोसा नहीं है, आपके डायरेक्टर की गारंटी लेके आओ तब लोन देंगे, वरना लोन नहीं देंगे। क्लियर? तो ऐसे केस में डायरेक्टर अपनी डायरेक्टर हो गया, या सर फॉर एग्जांपल कोई होल्डिंग कंपनी हो गई, सर बोलता है होल्डिंग कंपनी से साहब आप लेके आइए, क्या सर गारंटी लेके आइए, तो उसको बोलते हैं क्या, डायरेक्टर अगर गारंटी दे रहा है तो डायरेक्टर अपना पर्सनल गारंटी दे रहा है, वो एक अलग चीज हो गई। होल्डिंग कंपनी दे रही है, वो हो गया क्या, कॉर्पोरेट गारंटी बेटा। क्लियर? तो कॉर्पोरेट गारंटी दिया है होल्डिंग कंपनी ने, किसके लिए, सब्सिडरी कंपनी के लिए बेटा। तो सर गारंटी देना भी एक सप्लाई ऑफ सर्विस होता है बच्चों, और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन है या बिटवीन रिलेटेड पर्सन है, तो ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन बट इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई के स्कोप में आता है। तो ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा सर, तो कॉर्पोरेट गारंटी के केस में, इसे केस में बच्चों कॉर्पोरेट गारंटी के केस में, आई रिपीट बार बार बोल रहा हूं, कॉर्पोरेट गारंटी के केस में गवर्नमेंट ने सब रूल नंबर 2 इंसर्ट कर दिया और बोल दिया क्या, अगर कॉर्पोरेट गारंटी दिया तो जितनी वैल्यू का गारंटी दिया है उसका 1% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब बैंक से लोन चाहिए कंपनी को कितने का, 10 CR का, तो 10 CR का 1% कितना हो गया, 10 लाख रुपया, तो 10 लाख इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। कॉर्पोरेट गारंटी की वैल्यू कितनी होगी, 10 लाख, और एक्चुअल कंसिडरेशन गिवन विच एवर इज हायर। मान लो हो सकता है सर होल्डिंग कंपनी ने आपसे फीस मांगी हुई, इतनी फीस चाहिए गारंटी देने की, तो एक्चुअल कंसिडरेशन और 1% ऑफ द गारंटी गिवन whichever is higher shall be the value of supply in case of corporate guarantee। ये पॉइंट सब रूल नंबर 2 ऐड हुआ है, कोई टफ नहीं, कोई टेक्निकल नहीं है, पर बहुत अच्छा प्रैक्टिकल मार्केट में काम, इसलिए मुझे को लगता है एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान दीजिए बेटा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सब रूल नंबर 1, सब रूल नंबर 1 में क्या लिखा हमें कंसर्न नहीं है, दिस सब रूल नंबर 2 विल ओवरराइड इन दिस केस ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज
by a supplier or a recipient who is a related person by way of providing corporate guarantee, by way of providing corporate guarantee to any bank, any banking company or financial institution on behalf of the said recipient. जो आपका related person है बेटा, shall be deemed to be the 1% of the amount of such guarantee offered or actual consideration whichever is higher. Here shall be the value. I hope समझ में आया बच्चों. अच्छा हम आगे एक सर्कुलर पढ़ने वाले हैं. डायरेक्टर अगर अपनी पर्सनल गारंटी देता है तो एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द आरबीआई, हम आगे सर्कुलर पढ़ेंगे पर मैं यहां बात आ रही इसलिए बता रहा हूं कंपैरिजन के लिए, आगे सर्कुलर में पढ़ा दूंगा मैं वापस आपको. डायरेक्टर अगर अपनी पर्सनल गारंटी देता है तो एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द आरबीआई, डायरेक्टर अपनी कंपनी से कोई फीस ले नहीं सकता है. दे कैन नॉट टेक एनी फीस इन रेस्पेक्ट ऑफ गारंटी गिवन टू अ बैंक इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन गिवन टू द कंपनी. इसलिए वहां पे डायरेक्टर ने अगर पर्सनल गारंटी दी तो वहां वैल्यू निल ही रहता है, NIL, जीरो ही माना जाएगा हमेशा. सर्कुलर पढ़ेंगे हम आगे. पर अगर कोई कॉर्पोरेट गारंटी है, जैसे होल्डिंग कंपनी ने दी साहब, आपकी सिस्टर कंसर्न ने गारंटी दी है बेटा आपके लिए, क्लियर, आपके लिए मतलब कंपनी के लिए बच्चों, तो ऐसे केस में सर यहां पर 1% ऑफ दी गारंटी अमाउंट ऑफर्ड और एक्चुअल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर शैल बी द वैल्यू, और उस पे जीएसटी लगेगा. भारत माता की जय. अब सर वो रेसिपेंट कंपनी जो है आपकी, उसको फुल आईटीसी मिले या ना मिले, वी डोंट केयर. सर यहां बोल दिया क्या, सब रूल नंबर 1 में क्या लिखा है उससे हमें कंसर्न नहीं है. नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट सब रूल नंबर 1. क्लियर. बस कॉर्पोरेट गारंटी में आप तो सिंपल से ध्यान रखना सर, जितनी गारंटी का अमाउंट है उसका 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर इज द वैल्यू. भारत माता की जय. क्लियर. आइए बच्चों, ये था रूल नंबर 28 में अमेंडमेंट. अच्छा अमेंडमेंट था, इंडस्ट्री में इसका इफेक्ट है, इसलिए मुझे लगता है एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा. आओ बच्चों, सर अब रूल नंबर 31B एंड रूल नंबर 31C ये नए इंसर्ट हुए हैं. ये बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी वाले ये बेटे सर आपने और हमने सर ऑलरेडी रूल नंबर 31A पढ़ा हुआ है लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग केस में एंड हॉर्स रेसिंग के केस में. बात करी भी सर लॉटरी केस में क्या बात करिए, फेस वैल्यू ऑफ द लॉटरी टिकट डिवाइड बाय 128 into 100, या फिर जो प्राइस गारंटी प्राइस डिक्लेयर किया है इन दी ऑफिशियल गजट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वो प्राइस डिवाइड बाय 128 into 100 सर व्हिचएवर इज हायर इज द वैल्यू. और बैटिंग गैम्बलिंग इंक्लूडिंग हॉर्स रेसिंग के केस में जितना बैट वैल्यू है दैट इज द 100% बैट वैल्यू जो होता है वही वैल्यू होता है. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके 31A में, कोई चेंज नहीं सर इसके अंदर. सर ये तो इसलिए लिंक करा कि सिमिलर चीजें आपके साथ कनेक्ट हो जाए. 31B इसके लिए बेटा देखना ध्यान से, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग. 31B किसके लिए बेटा, वैल्यू सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल क्लेम्स इन केस ऑफ कैसीनोज. यार यह बहुत बड़ा डिस्प्यूट था साहब, बहुत बड़ा झगड़ा था सर, उसकी वजह से सर ये रूल इंसर्ट किया क्योंकि रूल पहले प्रिस्क्राइब नहीं था, इसके लिए डिस्प्यूट हो गया. अभी गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया 1 अक्टूबर 2023 से वैल्यूएशन मैकेनिज्म यही रहेगा. बहुत सिंपल है सर, क्लियर. मैं तुम्हें समझाता हूं, कुछ नहीं ध्यान देना बेटा, आपको एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोनों रूल 31B एंड 31C के. उसका कारण क्या है, इंडस्ट्री में बवाल हुआ हुआ इसका नाम, इसलिए बहुत इजी है, टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट है पर टफ नहीं है. 31B पहले हम बात कर लेते हैं 31B के लिए. सर वैल्यू सप्लाई इन केस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग में ये बोल दिया है कि जो पैसा आपने पे किया है ऑनलाइन मनी गेमिंग खेलने के लिए या जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, बात खत्म, दैट इज द वैल्यू सप्लाई. उस पर 28% टैक्स लगेगा, बात खत्म. जैसे 1 लाख रुपए का गेम खेल रहे हो आप, 1 लाख आपने डिपॉजिट किया, क्लियर, उस पर 28% टैक्स पे कर दो, मतलब 28,000. 1 लाख प्लस 28,000 आप टैक्स पे करिए, भारत माता की. 1 लाख पर 28,000 टैक्स पे करिए, टोटल 1,28,000 आप पे करिए, भारत माता की जय. वी डोंट केयर. क्लियर. ये हो गया क्या, ऑनलाइन मनी गेमिंग. अब सुन, अब आपने मान लो 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, क्लियर, और आपने जो गेम खेले वो केवल 90,000 के खेले साहब, क्लियर. लास्ट में अपना कार्ड लेके आया या जो भी मैकेनिज्म है वेबसाइट वालों का, सर आपने ऑनलाइन मनी गेमिंग में से 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे और गेम खेला आपने 90,000 के ही, वो 10,000 रुपए आपको रिफंड कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है. मतलब जीएसटी लग गए पूरे 1 लाख पर. 1 लाख इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट्स इट. नो जीएसटी रिफंड और नो एडजस्टमेंट शैल बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ अमाउंट रिफंडेड टू द प्लेयर बाय द सप्लायर. Okay, it means although
he has played the games for rupees 90,000 only, फिर भी GST will be charged on entire rupees 1 lakh, and sir, no refund or no adjustment of GST amount on rupees 10,000 will be allowed. ओके तो सर कुल मिला के गेम भले 90,000 खेले आपने, सर लग गया जीएसटी कितने पे, पूरे 1 लाख पर 28%, 28,000 बात खत्म। क्या मालिक, पढ़ लीजिए सर इसको। अब टफ है क्या, इजी, पर सर इंपॉर्टेंट है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में क्या लिखा है हमें कंसर्न है ही नहीं। दिस इज द ओवरराइडिंग रूल। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी एक्सटर्नल क्लेम्स इन्वॉल्वड इन ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग वगैरह जो खेलते हो बेटा, उसके केस में वैल्यू सप्लाई क्या होगा, शैल बी द टोटल अमाउंट पेड और पेएबल, शैल बी द टोटल अमाउंट पेड और पेएबल टू और डिपॉजिटेड विद द सप्लायर बाय वे ऑफ मनी और मनी इज वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट लाइक क्रिप्टो करेंसीज एटसेट्रा बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेयर। जो भी आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट डिपॉजिट किया हो या जो भी मनी आपने डिपॉजिट की, जो पे करी है, दैट्स इट, दैट इज द वैल्यू सप्लाई, बात खत्म। अब मान लो आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, 10,000 रुपए बाद में रिफंड मिला, नहीं खेल पाए गेम, क्लियर, उससे कोई मतलब नहीं है, लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में। हाउएवर एनी अमाउंट रिटर्न्ड और रिफंडेड बाय द सप्लायर टू द प्लेयर फॉर एनी रीजन व्हाटसएवर इंक्लूडिंग प्लेयर नॉट यूजिंग द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड विद द सप्लायर फॉर पार्टिसिपेशन इन एनी इवेंट shall not be deducted, shall not be deductible from the value of supply of online money gaming। उसको इंक्लूड नहीं, उसको कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे 1 लाख पे। मतलब एक बार जो कमिटमेंट कर दिया उसके बाद में खुद की भी नहीं सुनता, बात ये है सर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए एक बात और आती थी दिमाग में मेरे, एक बात और आई भाई दिमाग में। मान लो आपने ऑनलाइन मनी गेमिंग खेला सर, 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए बच्चा, प्लस उस पर 20% टैक्स लग गया ऑलरेडी, तो 1,28,000 पे किए, आपको 1 लाख का वर्थ का गेम मिल गए बेटा। अब क्या होगा आगे, आपने गेम खेले, जीत गए, 1 लाख का 2 लाख हो गया। आपने बोला भाई ये 2 लाख रुपए कैश लो, निकल लो, कल को वापस हार गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जीत गए, लकी है, हो गया, जीत लिए, निकल लो। अब निकल लो तो क्या होगा, आपने उसको बताया भाई मैं गेम जीत गया हूं, मेरे को 2 लाख रुपए दो। 2 लाख रुपए जो उसने रिफंड किए हैं उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, 1 लाख पर 28% जीएसटी लग चुका, बात खत्म। दूसरी बात, मान लो आपने फर्दर गेम खेला भाई, 1 लाख के 2 लाख हो गए आपके, अब 2 लाख हो गए, आप जोश में नेक्स्ट गेम खेला 50,000 रुपए का आपने, और पहला गेम 1 लाख का था, पूरा 1 लाख आपने लगा दिया, उसके 1 लाख के 2 लाख हो गए बेटा, क्लियर, आप जीत गए। अब आपके पास 2 लाख रुपए है साहब, पहले 1 लाख रुपए दिए आपने, गेम जीत के 2 लाख रुपए आपको मिल गए। अब आपने उसमें से वापस से 50,000 रुपए लगा दिए नेक्स्ट गेम खेलने के लिए, क्लियर, मान लो हार गए, फिर नेक्स्ट खेला 20,000 रुपए का, नेक्स्ट खेला 1 लाख का, कुछ जीते कुछ हारे, तो आप जो ये अमाउंट जीत के वापस से गेम खेल रहे हो उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपने ओरिजिनली कितना पैसा दिया था, 1 लाख दिया था ना बेटा आपने, वही वैल्यू सप्लाई है, बात खत्म बेटा। बार बार जो आप गेम जीत के जो पैसा आपके पास आ रहा है वो री इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज नॉट वैल्यू सप्लाई, उसको वैल्यू में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। मतलब ओरिजिनली जो पर्सन खेलने आया उसने कितना पैसा दिया भाई, एक तरह से जो बुकी है या जो गेम खिलवा रहा है आपको बेटा, जिसको सप्लायर ऑफ सर्विस के इसको में डाला गया है सर, उसको आपने इनिशियली कितना पैसा दिया, बस दैट्स व्हाट इज द वैल्यू। सर बार बार आप गेम जीत के जो पैसा जीत रहे हो उसको अगर वापस से खेल रहे हो तो उसको वापस से वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना है, यही डिस्प्यूट था। गवर्नमेंट क्या बोलती साहब, ये 1 अक्टूबर 23 से पहले गवर्नमेंट क्या बोलती साहब, नहीं नहीं आपने जो गेम खेलने के लिए वापस पैसा दिया उसको भी वैल्यू में इंक्लूड करो, उस पर भी जीएसटी लगाओ। अरे पागल समझाया क्या यार। आज सोचो आप किसी कैसीनो में गए, कैसीनो का रूल भी यहाँ रखा है, सेम पॉइंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है सर, बता रहा हूं मैं आपको यहीं पे। सर आपने वहां गेम खेला, जीत गए साहब, वापस आपको जो कॉइन्स मिल गए एक्स्ट्रा, उससे आपने वापस गेम खेला, क्या वापस से उसको बोलेंगे क्या कि वापस से आपने वो पैसा दिया, नहीं ना यार, क्लियर। पर वो गवर्नमेंट क्या बोलती, नहीं उस पर भी टैक्स पे करो। इसीलिए यहां एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया विच इज कॉमन फॉर ये ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड कॉमन फॉर कैसीनो। और क्या लिखा बेटा, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ रूल नंबर 31B एंड रूल नंबर 31C, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। Any amount received by the player by winning any event, including game, scheme, competition, or any other activity or process which is used for playing by the
सेट प्लेयर इन अ फर्दर इवेंट विदाउट विड्रॉइंग, मतलब सर 1 लाख रुपए के 2 लाख रुपए हो गए, अब वो विड्रॉ नहीं कर रहा है, अब वो 2 लाख को वापस नए गेम में लगा रहा है बेटा, शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड विद द सप्लायर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेट प्लेयर। और ये नहीं मानेंगे कि उसने वापस सर वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ऐसा नहीं मानेंगे सर, क्लियर, उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओरिजिनली जितने के, मतलब आप कैसीनो में गए, कितने अल्टीमेटली आपके पैसे लगे, बस दैट्स व्हाट इज द वैल्यू। पैसा जीत गए, उसको वापस से खेला, उसको वापस से वैल्यू में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा पॉइंट ये। और इसका क्वेश्चन इस बार एग्जाम में बनेगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्लियर, डन, माहौल जबरदस्त, शानदार, क्लियर, डन। तो ये हो गया क्या, ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग के बारे में बात। अब सर कैसीनो के लिए भी बात कर लेते हैं, रूल नंबर 31C में, पर सेम एब्सोल्युटली सेम पॉइंट बोला जो हमने ऊपर पढ़ा, वही सेम यहाँ पे भी लिखा है, पढ़ लीजिए। मालिक क्या लिखा है, देखते सर ध्यान से। सर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल क्लेम्स इन केस ऑफ कैसीनो, सिंपल कैसीनो में गए सर, आपने चिप या टोकन या कॉइन लिए होंगे सर वहां पे पैसे देके, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू, और उस पर 28% टैक्स लग जाएगा सर, खत्म, क्लियर, पढ़ लीजिए सर। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर, सर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल क्लेम्स इन कैसीनोज शेल बी द टोटल अमाउंट पेड और पेएबल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेयर फॉर, मतलब प्लेयर ने कितने पैसे दिए, फॉर परचेज ऑफ टोकन्स, चिप्स, कॉइन्स, टिकट्स, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, कुछ भी नाम दे दो सर, फॉर यूज इन द कैसीनो, या फिर बहुत सारा पे चिप्स या कॉइन नहीं लेने पड़ते, डायरेक्ट पैसे दो और गेम खेलो बेटा, तो वो भी वैल्यू में इंक्लूड होगा। आपने पैसा दिया है फॉर पार्टिसिपेशन इन एनी इवेंट, कॉम्पिटिशन इंक्लूडिंग गेम, स्कीम, कॉम्पिटिशन और एनी अदर एक्टिविटी और प्रोसेस इन द कैसीनो इन केसेस वेयर टोकन, चिप्स, कॉइन्स और टिकट्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड आर नॉट रिक्वायर्ड। हो सकता है कहीं पे किसी गेम के लिए आपको टोकन, कॉइन, चिप्स नहीं रिक्वायर्ड है, तो जितना आपने पैसा दिया दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू, क्लियर। अच्छा, अब आप गेम खेले, चिप्स लिया, कॉइन लिया, गेम जीत गए बेटा, क्लियर, तो सर या कुछ पैसे बच गए, कॉइन बच गए, चिप्स बच गए बेटा, आपने रिटर्न किए कैसीनो वालों को, तो सर जितना पैसा उसने आपको रिफंड किया उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, उसको वैल्यू में से लेस नहीं करेंगे, बात खत्म। मतलब एक बार में आपने जितने कॉइन खरीद लिए दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू, और उस पे 28% टैक्स लग जाएगा, बाद में आपने कुछ रिफंड लिया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या लिखा है, हाउएवर एनी अमाउंट रिटर्न और रिफंडेड बाय द कैसीनो टू द प्लेयर ऑन रिटर्न ऑफ टोकन्स, कॉइन्स, चिप्स और टिकट्स एज द केस में बी और अदरवाइज विल नॉट बी डिडक्टेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल क्लेम्स इन द कैसीनो, जो हम ऊपर बात की थी उससे में लिखी है। प्लस आपने गेम खेला वहां पे बेटा, सर आपने क्या किया, 10,000 के कॉइन लिए बेटा, गेम जीत के 15,000 के हो गए बेटा, वो 15,000 के गेम आपने वापस खेले, तो उस 15,000 को वापस से आपने उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, बस ओरिजिनल जो 10,000 था उसी को वैल्यू में इंक्लूड। भारत माता की जय। सर इसी के साथ रूल नंबर 31B 31C भी खत्म होता है। अब ये नए पॉइंट ऐड हुए थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम का मार्केट में बहुत बड़ा हंगामा था सर, जिसको सेटल करके इन्होंने लॉ बनाया बेटा अभी, ओके, इसलिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आओ बच्चों, सर आगे बढ़ते हैं हम। सर वैल्यूएशन की अमेंडमेंट थे हमने पढ़ ली सर, अब आइए इनपुट टैक्स क्रेडिट, कोई खास अमेंडमेंट नहीं है सर। अच्छा, ये भले आपको ग्रीन वर्ड्स में दिख रहा है पर ये इससे पहले वाले एग्जाम का अमेंडमेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं सर, यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ है, और ये भी अमेंडमेंट नहीं केवल एक क्लेरिफिकेटिव नेचर का पॉइंट डाला सर, ठीक है। सर सेकंड प्रोवाइड्स टू सेक्शन नंबर 16(2) रेड विद रूल नंबर 37। अरे सर याद आया सर, मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो ऐसे केस में जितना पेमेंट आप मुझे फेल हुए पे करने में उतना प्रोपोर्शनल आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो यहाँ पे वर्ड लिखा था क्या, उतना आईटीसी आपको आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा या फिर पे करना पड़ेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सिंस आपका जो जीएसटी रिटर्न जीएसटी 3B उसमें सर गवर्नमेंट ने क्लियरली रिवर्सिबल का एक अलग से कॉलम डाल रखा है, तो गवर्नमेंट ने केवल वर्ड चेंज किया और बोल दिया क्या, वो अमाउंट जो पहले यहाँ लिखा था क्या, दिस अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड और added to or required to be added to the output tax liability, तो required to be added to the output tax liability हटाया और लिख दिया क्या, it is required to be reversed by you, that's it, as such कोई amendment नहीं है, clarification नेचर। क्या, I repeat सर, प्रोविजन में कोई चेंज नहीं, जो आपने पढ़ा वही है सर। I repeat सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोवाइजो बोलता है क्या, मैं बोल रहा हूं पर इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो पहले पढ़ा वही है सर, केवल ये रिवर्सिबल वर्ड ऐड हुआ है इंस्टेड ऑफ एडिंग टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि रिटर्न के फॉर्मेट के अंदर इन्होंने रिवर्स करना आईटीसी उसका कॉलम अलग से ऐड कर दिया, वो ज्यादा इजी है बेटा, इसलिए सर कुल मिला के
इफ रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट of issue of invoice, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट को जितना अमाउंट आपने सप्लायर को पे नहीं किया है उतना प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, या सर उतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, बात खत्म। ओके डन। सर अब सर ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन नंबर 5 ब्लॉक क्रेडिट कि फॉलोइंग के रेस्पेक्ट में आईटीसी मिलता ही नहीं बेटा, उस पर एक पॉइंट ऐड किया क्लोज नंबर FA। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है सर, इंडस्ट्री में काम का है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR, सर आपको पता है एज पर कंपनीज एक्ट, जो भी कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 135 में कवर होता है सर, उन सबको CSR फंड अलग से अलोकेट करने पड़ते हैं। अब मान लो मैंने CSR एक्टिविटी के लिए कोई खर्चा किया तो अगले ने मेरे को GST बिल दिया, तो उस GST का क्रेडिट मेरे को नहीं मिलेगा। क्लियर? आई रिपीट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी XYZ पर्सन को बोला, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कोई कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गरीब बच्चों को सर स्कूल बैग दिए सर। अब मान लो स्कूल बैग के परचेज पर 5% GST पे किया रिलायंस ने सर। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 1 लाख स्कूल बैग परचेज किए, जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके पास अच्छे बैग नहीं है, गवर्नमेंट या सर समझ गए मेरी बात, उनको फ्री बैग अगर देने हैं तो सर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने क्या किया, एक जिंदल बैग नाम की कंपनी साहब, उनसे बैग परचेज किए 1 लाख, उन्होंने 1 लाख बैग दिए और सर बिल लिखा कितने का, सपोज 1 करोड़ का है, 100 रुपए का एक बैग था मान लो, प्लस GST 5%, सर वो 5 मतलब टोटल बिल लिखा 1 करोड़ 5 लाख का बिल लिखा बेटा। अब सर इसमें 1 करोड़ 5 लाख में जो 5 लाख रुपए GST है, ऑल्दो उसके बिजनेस का खर्चा है वो, क्लियर, फिर भी उस 5 लाख का 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर ये लिखा है किसने, सरकार, सर क्लोज नंबर FA ने बच्चा, हाँ है ना मालिक, अरे क्लियर, ओके सर आई रिपीट, सर ये बोला है क्या सर, क्लोज नंबर FA सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लोज नंबर FA बोलता है क्या सर, ब्लॉक क्रेडिट में क्रेडिट नहीं मिलेगा किसका, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन व्हिच आर यूज्ड or intended to be used for activities relating to his obligations under the corporate social responsibility referred to in section number 135 of the Companies Act 2013। clear? Companies Act 2013 के सेक्शन नंबर 135 में जो आपको CSR एक्टिविटी के लिए ऑब्लिगेशन दे रखा है, उसके लिए जो भी खर्चा आपने किया है उस पर अगर GST लग गया है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा एक डिलेमा पोजीशन का कंडीशन चल रहा था मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट ने क्लियरली यहाँ पे क्लोज नंबर FA में इंसर्ट कर दिया और बोल दिया कि दिमाग खराब मत करना मंगल, क्रेडिट नहीं मिलेगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 23। कई सारी कंपनीज क्रेडिट ले रही थी, कई सारी कंपनी क्रेडिट नहीं ले रही थी। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको क्लेरिफाई करके बोल दिया कि सर इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? आइए बच्चों अगला अमेंडमेंट, सर रूल नंबर 42 रूल नंबर 43, सर उसके अंदर 2 अमेंडमेंट हुए, कोई टफ नहीं है, सिंपल से पॉइंट है सर, मैं तुम्हें बताता हूं बच्चा। हमने पढ़ा था क्या रूल नंबर 42 43, कॉमन क्रेडिट प्रोपोर्शनल एडीसी रिवर्स करना पड़ता है बच्चों, ठीक है, तो एग्जाम सप्लाई एग्जाम टर्नओवर जितना होता है डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इनटू कॉमन क्रेडिट के हिसाब से प्रोपोर्शन रिवर्स करना पड़ता है ना बेटा यार। तो सर एग्जाम टर्नओवर के अंदर शेड्यूल 3 के जो ट्रांजैक्शन है, शेड्यूल 3 मतलब नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसको एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करने का यार, वो तो सप्लाई ही नहीं है। शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शन एग्जाम टर्नओवर नहीं है, वो तो सप्लाई ही नहीं है, इसलिए उसको एग्जाम में इंक्लूड नहीं करने का, एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग। है ना बेटा, कौन से, अरे याद है, मान लो 100 फ्लैट्स है बेटा, 100 फ्लैट्स के अंदर से आउट ऑफ 100 फ्लैट्स 70 फ्लैट बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो 70 फ्लैट वैसे भी सप्लाई और सर्विस के स्कोप में आते हैं, पर 30 फ्लैट्स जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होने के बाद सेल हुए, अरे आलिया भट्ट का फ्लैट तो टैक्स लग गया, बाकी जो फ्लैट बच गए, जो फ्लैट बुक नहीं हुए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर बच्चों, उसको मैंने वो 30 फ्लैट को बाद में सेल किया तो सेल ऑफ बिल्डिंग में आता है वो, और सेल ऑफ बिल्डिंग में आता है तो वो शेड्यूल 3 में कवर होता है बच्चों। क्लियर? अब ऑल दो वो शेड्यूल 3 में कवर होता है, पर फिर भी बिल्डर के एंगल से तो उसको एग्जाम टर्म में इंक्लूड करेंगे ना यार, उसको 70 फ्लैट का ही प्रोपोर्शनल एडीसी मिलेगा, 30 फ्लैट का प्रोपोर्शनल एडीसी नहीं मिलेगा, इसलिए ऑल दो ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में कवर है, पर फिर भी इसको एग्जाम टर्म में इंक्लूड करना है। प्लस ये तो एक्सेप्शन पहले भी था, एक एक्सेप्शन और ऐड कर दिया। सर क्या होता है, सर ड्यूटी फ्री शॉप जो होती है ना बेटा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अराइवल टर्मिनल जो है आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में जब लोग आते हैं बेटा, अराइवल टर्मिनल वहां पे जो ड्यूटी फ्री शॉप होती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, वहां पे जो गुड्स बेच रहे हो सर,
अगर आपने वो गुड्स आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करी है तो ड्यूटी फ्री शॉप को कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस की तरह ट्रीट किया जाता है बच्चों। आई रिपीट, ड्यूटी फ्री शॉप्स आर ट्रीटेड एज कस्टम्स बॉन्डेड वेयरहाउस फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स। तो इसलिए अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, ड्यूटी फ्री शॉप पे लेके आए और वहां पे अगर आप बेच रहे हो तो उस पर कस्टम नहीं लगता है बेटा, ड्यूटी फ्री शॉप होती है बेटा। वो ऐसा मानते हैं कस्टम क्लियरेंस हुआ ही नहीं सर उसका। क्लियर? अब अगर वो गुड्स इंपोर्ट नहीं हुआ, ड्यूटी फ्री शॉप पे है, उसको कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस मानते हैं। और वहां पे क्या लिखा था सर शेड्यूल 3 में कि अगर आपने कोई गुड्स सर कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस से क्लियर होने से पहले ही बेच दिया है, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। बच्चों वेयरहाउस में बेच दिया आपने तो आए ना, क्लियर? पर फिर भी सर उसको एग्जिम टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे, क्लियर? और उसको भी सर एग्जिम टर्नओवर में इंक्लूड करके प्रोपोर्शनैलिटी से रिवर्स करना है। क्लियर? आई रिपीट सर, ड्यूटी फ्री शॉप जो होती है एट द अराइवल टर्मिनल इन द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पे जो गुड्स आप बेचते हो उस पे जीएसटी नहीं लगता। अब उस पे क्यों जीएसटी नहीं लगता? क्योंकि शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शन कवर है बेटा ये। क्लियर? पर इसको एग्जाम टर्म में इंक्लूड किया जाएगा और उस दुकान वाले को प्रोपोर्शनैलिटी से रिवर्स करना पड़ेगा। ये पॉइंट ऐड हुआ है इस बार। ओके, बाकी वो 30 फ्लेट वाला पॉइंट तो पहले भी था, ये पॉइंट ऐड हुआ। सर आप लैंग्वेज पढ़ लीजिए सर इसकी। मालिक आओ फॉर दिस पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 एंड 43, ये 42 और 43 के लिए कॉमन पॉइंट है बेटा। द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड the value of activities or transactions specified in schedule number 3। जो शेड्यूल 3 में ट्रांजेक्शन कवर है वो वैल्यू में इंक्लूड, वो एग्जाम टर्म में इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस स्पेसिफाइड इन पैरा नंबर 5 ऑफ दिस सेट शेड्यूल। पैरा नंबर 5 में क्या है? सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग बेटा। दैट इज, ये अपनी लैंग्वेज में लिखा है आपको समझाने के लिए, दैट इज सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग व्हेन एंटायर कंसीडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। बच्चे आए ना मालिक? मतलब बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद जो फ्लैट सेल हुए हैं वो उन पे जीएसटी नहीं लगता, पर उसको एग्जाम टर्म में इंक्लूड करना है। एंड ये नया पॉइंट ऐड हुआ है, ये पॉइंट नंबर 1 तो पहले भी था सर, ये रहा। क्लियर? ये पॉइंट नंबर 2 नया ऐड हुआ है। पॉइंट नंबर 2 नया ऐड होकर बोलता है क्या सर, इसको एग्जाम में इंक्लूड करना है। इसको इंक्लूड करना है बेटा। द वैल्यू ऑफ सच एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लॉज नंबर ए ऑफ पैरा नंबर 8 ऑफ दिस सेट शेड्यूल। शेड्यूल 3 के पैरा नंबर 8 क्लॉज नंबर ए में जो एक्टिविटी कवर है उसको भी एग्जाम में इंक्लूड करेंगे। ऑल्दो शेड्यूल 3 में कवर है पर एग्जाम में इंक्लूड करेंगे। वहां पे क्या लिखा है सर? उसके लिए हमने ब्रैकेट में आपके समझाने के लिए लिखा है क्या, सप्लाई वेयरहाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ये पैरा नंबर 8 क्लॉज नंबर ए में लिखा है बेटा। क्लियर? अब उसको प्रैक्टिकली क्या काम होता है उसके लिए मैंने लिखा है क्या, फर्दर फॉर दिस पर्पस वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई shall be the value of supply of goods from duty free shops at the arrival terminal in the international airport to the incoming passengers। कुल मिला के इनकमिंग पैसेंजर को ड्यूटी फ्री शॉप से जो आप अराइवल टर्मिनल होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सर, वहां पे उस ड्यूटी फ्री शॉप से जो इनकमिंग पैसेंजर को आप गुड्स बेच रहे हो सर, उसको एग्जाम टर्म में इंक्लूड करना है। उस पर जीएसटी नहीं लगता, पर उसको एग्जाम टर्म में इंक्लूड करके प्रोपोर्शनैलिटी से रिवर्स करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ एनालिसिस में भी लिखा है सर। इट मींस इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस are covered in schedule number 3 of the CGST Act, ITC shall not be reversible although such activities or transactions are not liable to GST because it is neither supply of goods nor supply of service। इसको टर्म में इंक्लूड ही नहीं करना है, एग्जाम टर्म में नहीं करते। पर but transactions of sale of land and building and sale of warehouse goods to any person before clearance for home consumption which are not chargeable to GST will be treated as exempt supply, क्योंकि उसको एक्सेप्शन में इंक्लूड किया है। एंड अकॉर्डिंगली आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल फॉर दीज टू पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस ऑफ शेड्यूल 3 और इनके लिए प्रोपोर्शनैलिटी से रिवर्स करना पड़ेगा। इनको एग्जाम टर्म में करना है। भारत माता की जय। आई होप पूरा पॉइंट समझ में आया बेटा। अब ये रूल, ये अमेंडमेंट कॉमन है रूल नंबर 42 के लिए भी और 43 के लिए भी बच्चा, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट मारा बच्चों। हाँ ना भाई, डन। चलिए अब एक और पॉइंट ऐड हुआ है, एक और पॉइंट ऐड हुआ है। अच्छा ऐड तो क्या हुआ है, ये वाला जो अमेंडमेंट है ना सर, ये मैंने आपको पढ़ाते वक्त बता देता कि गवर्नमेंट का ध्यान अभी तक गया नहीं है, इसलिए पॉइंट हटाया नहीं। जब गवर्नमेंट का ध्यान जाएगा गवर्नमेंट अपना हटा देगा, हटा दिया सर। देखो ध्यान से, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई शैल एक्सक्लूड। सर हमने पढ़ा हुआ ना सर, एग्जाम टर्म में इंक्लूड नहीं करना है। किसको सर? अगर मैंने किसी को लोन दिया तो मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इंटरेस्ट को एग्जाम टर्म में इंक्लूड एक्सेप्ट फॉर बैंकिंग। और सेकंड था क्या, ड्यूटी फ्री शॉप्स, सॉरी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। अगर आपने बेचा है जैसे रोड टैप स्कीम, रोशेल,
MEIS, SES, जुडिकेटेड स्क्रिप्ट अगर आपने बेची है तो ये एग्जम्प्ट है, फिर भी इसको एग्जाम में इंक्लूड नहीं करना है। प्लस ये पॉइंट नंबर बी भी था सर, यहां क्या बोला, इसको एग्जाम में इंक्लूड नहीं करना, पर सर मेगा एग्जाम लिस्ट में 2 साल पहले ही टैक्सेबल हो चुका। जब ये सर्विस ही टैक्सेबल हो चुकी तो एग्जाम है ही नहीं। अब एग्जाम नहीं तो एग्जाम में वैसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे ना यार, आप बोल रहे हो एग्जाम में इंक्लूड नहीं करना, एग्जाम है ही नहीं तो इंक्लूड क्यों करेंगे सर? तो एक्चुअली गवर्नमेंट का ध्यान अभी गया, इसलिए इस पॉइंट को अपडेट है, अदरवाइज कोई अमेंडमेंट नहीं। मैं पढ़ाते वक्त बता चुका हूं बेटा। क्या सर, अगर आप इंडिया से, एक शिपिंग कंपनी बेटा, आई एम अ शिपिंग कंपनी, आई एम ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया बाय वेसल, तो सर ऐसे केस में फ्रेट पे जीएसटी एग्जाम था, पर एग्जाम्शन विड्रॉ हो गया 1 साल पहले। क्लियर? और नाउ दैट सर्विस बिकेम टैक्सेबल, तो टैक्सेबल सर्विस अगर है तो टैक्सेबल में इंक्लूड होगा ना भाई, एग्जाम में तो इंक्लूड होगा नहीं सर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम में इंक्लूड नहीं करना है, हम तो वैसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे, वैसे भी टैक्सेबल होगी सर। क्लियर? तो मैं आपको पढ़ाते हुए बता चुका हूं कि इसको वैसे भी टैक्सेबल में ही इंक्लूड करेंगे क्योंकि एग्जामिशन विड्रॉ हो चुका, पर गवर्नमेंट का ध्यान यहाँ गया नहीं था, गवर्नमेंट का ध्यान 1 साल बाद गया। पर मैंने पढ़ाते वक्त आपको बता दिया था सर कि गवर्नमेंट का ध्यान जब जाएगा तो हटा देंगे, और हमने पढ़ते वक्त ही बात करी थी क्या, ये अब इस पॉइंट को आप, ये इररिलेवेंट है पॉइंट, आप ध्यान रखना, ये ऑलरेडी टैक्सेबल है तो एग्जाम में बात आती नहीं। क्या है लिखा है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इट इज ऑल्सो दिस सर्विस इज टैक्सेबल, तो टैक्सेबल में ही इंक्लूड भाई, एग्जाम में इंक्लूड करने की बात वैसे भी नहीं आती, आप नहीं भी लिखोगे तो भी हम इंक्लूड। ठीक है? तो सेकंड अमेंडमेंट ये था, कोई खास अमेंडमेंट नहीं था, आपको बता चुका था लेक्चर पढ़ाते वक्त ही। आओ बच्चों अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। बस आईटीसी में और कोई चेंज नहीं सर। आओ मालिक, कंपोजिशन स्कीम में एक मस्त चेंज हुआ है छोटा सा, यहाँ पे ये वर्ड काट दिया, और काटने से बहुत भारी इंपैक्ट है सर। वर्ड क्या काटा, गुड्स, और ये वर्ड काट दिया। तो सर याद करो, कंपोजिशन स्कीम के लिए कंडीशन थी क्या, अगर कोई पर्सन गुड्स और सर्विस और बहुत सप्लाई करा थ्रू सच ईसीओ जहां पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। हमने पढ़ा था, अमेंडमेंट करके अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है गुड्स के सप्लायर को, और गुड्स सप्लायर को बोल दिया क्या, चिंता मत करना मंगल, अगर आप गुड्स भी सप्लाई करते हो थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है तो भी आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो। रिपीट सर, पहले क्या था बेटा, ये पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू एन ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52, तो वो एलिजिबल ही नहीं था कंपोजिशन स्कीम के लिए। अभी अमेंडमेंट करके गुड्स वर्ड को काट दिया है, कहने का मतलब ये है, अब क्या हो गया, पढ़ना बेटा एक बार, पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। क्लियर? तो ऐसे केस में सर आप एलिजिबल नहीं हो कंपोजिशन स्कीम के लिए, तो मतलब अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो थ्रू ईसीओ जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम सर। पर अगर आप गुड सप्लाई करते हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो भले ही वहां टीसीएस कटे या ना कटे, वी डोंट केयर, यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, केवल गुड्स अगर सप्लाई करते हो। क्लियर? ये था सर सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 2 की मैं कंडीशन। अच्छा हाँ, अगर आप सर्विस सप्लायर हो सर, सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 2A में अगर आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो 50 लाख वाली बेटा, तो सेम कंडीशन नीचे भी थी बेटा यहाँ पे, तो वहां पे भी सेम अमेंडमेंट हुआ है, और वहां पे भी लिख दिया क्या, अगर आप सर्विस सप्लाई करते हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। पर सर्विसेज के साथ में आप कुछ गुड्स भी सप्लाई करते हो, और गुड्स अगर आप सप्लाई करो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो सेम पॉइंट सेक्शन नंबर 2 सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 2 में भी अमेंड किया बच्चों। हाँ ना भाई, डन। अच्छा पता है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला जब हम पढ़ेंगे टीसीएस, वहां पे इसको और मैं लिंक करूंगा, और वहां पता है ईसीओ को बोल दिया क्या, तुम इन बातों को ध्यान रखना, जैसे कंपोजिशन स्कीम में जो लोग हैं वो इंटरस्टेट सप्लाई तो कर ही नहीं सकते बच्चा, तो ईसीओ को बोल दिया कि तुम्हारे थ्रू जो गुड सप्लाई कर रहे हैं वो अगर कंपोजिशन स्कीम वाले लोग हैं तो ध्यान रखना ये लोग इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करनी चाहिए, आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह की सर एक फंक्शनलिटी ऐड करनी पड़ेगी सर, हम आगे बढ़ेंगे सर। क्लियर? ठीक सर। पर हाँ, यहां से बोल दिया क्या, अगर आप गुड से सप्लायर हो और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई करते हो जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल है, वी डोंट केयर, आप सप्लाई करिए, आप इन एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब आप एलिजिबल हो सर। ठीक है, डन सर। आइए बच्चों, कहां अब हम आ गए, कहां पे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के चक्कर में, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर आरसीएम क्या बोलता है बच्चों, ध्यान दो, सबसे पहला अमेंडमेंट जीटीए
देखा जाए तो ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है सर, पर अपन एक्स्ट्रा है सर। सर पता है जीटीए ने अगर सर फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया तो जीटी विल पे द टैक्स। हाँ है ना भाई, हमने पढ़ रखा है ना बेटा कि सर बाय डिफॉल्ट तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, वो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम टू द गवर्नमेंट। कहां पर? रिवर्स चार्ज वाले केस, जीटीए वाले केस में। पर जीटीए चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ले सकता है, और जीटीए ने अगर फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया है तो खुद टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा, बिल पे टैक्स लगाएगा और बिल पे डिक्लेरेशन देगा कि मैंने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया है इसलिए मैं टैक्स पे कर रहा हूं। हाँ है ना भाई, ये हमने पढ़ा हुआ है सर, यहां तक कोई चेंज नहीं। ठीक है, अब चेंज क्या हुआ बेटा? पहले जीटीए को हर साल डिपार्टमेंट को डिक्लेरेशन देना पड़ता था कि मेरे को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रहना है हर फाइनेंशियल शुरू होने से पहले बेटा। अभी गवर्नमेंट अमेंडमेंट करके बोल दिया कि इसको हर साल इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है सर। डिपार्टमेंट को इसने एक बार बोल दिया कि मेरे को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला ऑप्शन चाहिए, तो लाइफ लॉन्ग इसके पास फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन रहेगा। बार बार हर साल रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है, बार बार इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं हर साल। जब तक ये खुद विड्रॉ नहीं कर लेता है तब तक का इसके पास ऑप्शन रहेगा फॉरवर्ड चार्ज का ही, और ये फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स पे करेगा अगर इसने एक बार इंटीमेशन तो। क्लियर सर? ये अमेंडमेंट हुआ है, पर ये अमेंडमेंट आपके सिलेबस में आता ही नहीं है बच्चों। मैंने अपनी बुक में दे रखा है, सिंस मैंने समरी बुक जो आपको दी है, हो सकता है आपने नई समरी बुक परचेज करी हो, इसलिए मैंने ये पेज भी दिया और यहाँ पे काट के लिखा है क्या आईसीए ने नहीं दिया, इसलिए आप ये नहीं पढ़ेंगे तो भी चल। और इसको बोल दिया क्या, अगर मान लो कम अभी आप रिवर्स चार्ज में हो बेटा, मतलब जीटी ने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन नहीं लिया। अब ये दो पैराग्राफ में क्या लिखा हो बता रहा हूं मैं आपको। जीटी ने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन नहीं है, अभी रिवर्स चार्ज में है बेटा। अब उसको फॉरवर्ड चार्ज माना तो मिड ऑफ द ईयर में नहीं आ सकता है फाइनेंशियल चेंज होगा 1 अप्रैल से वो फॉरवर्ड चार्ज में आ सकता है, उसके लिए सर 1 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच में उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ये आपके सिलेबस है, ये पॉइंट नंबर सी और डी में कुछ लिखा है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और हाँ, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है बेटा, जीटी को अपने बिल पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ये डिक्लेरेशन भी आपके सिलेबस में नहीं आता है एज पर इंस्टीट्यूट बेटा। इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन लिखेगा, पर अपन ने एक्स्ट्रा पढ़ा रखा आपको बुक के अंदर, इसलिए मैंने अमेंडमेंट ये वाला भी दिया है। ये लिखा है मैंने डिक्लेरेशन नोट इन आईसीआई, पर हाँ डिक्लेरेशन बस ये चेंज किया है कि अगर आपने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ले लिया तो सर वहां पे लिखना पड़ेगा क्या, I have taken registration under CGST and have exercised the option to pay tax on the services of GTA in relation to transport of goods supplied by us from financial year। पहले था for the financial year, इस साल के लिए मैंने ये लिया है। अभी from financial year 24-25 जो भी है सर, आपने ऑप्शन ले लिया और जब तक आप रिवर्ट नहीं करते टू द रिवर्स चार्ज तब तक ये ऑप्शन आपके पास कंटिन्यू रहेगा बेटा, है ना। अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड हैव नॉट रिवर्टेड टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन में भी लैंग्वेज चेंज करी, क्लियर? क्योंकि अब हर साल के लिए आपको अलग से अप्लाई नहीं करना, ये डिक्लेरेशन भी आपके सिलेबस में नहीं होता है, आप कट कर सकते हो बच्चों। देखा जाए ये पेज पे 62 पे जो अमेंडमेंट था ये आपके सिलेबस में नहीं आता है। क्लियर? ये वाला 63 वाला पेज का यहाँ पे जो अमेंडमेंट है वो आपके सिलेबस में नहीं आता बेटा, काट देना बेटा, पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। अभी हम बात करें टू द पॉइंट ऑफ एग्जाम्स। देन एक अच्छा अमेंडमेंट हुआ है, हम आगे मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में पढ़ेंगे सर। सर मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में हमने पढ़ा है क्या, all services by the central government, state government, union territory or local authority are exempt from GST except following 4। केवल 4 सर्विस पे टैक्स लगता है। फर्स्ट क्या था, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सेकंड, सर्विस इन रिलेशन टू वेसल या एयरक्राफ्ट। थर्ड, सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। और फोर्थ, इन 3 के अलावा कोई भी सर्विस टू बिजनेस एंटिटी विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। क्लियर? बाकी सारी सर्विस गवर्नमेंट की क्या है, एग्जेम्प्ट है। अच्छा उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वहां पे और ऐड कर दिया क्या, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज बच्चों, आया ना बेटा। क्लियर? तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे ने कोई भी सर्विस दी है, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। अगर अलग से एग्जाम किया हुआ है तो बात अलग है, जैसे सेकंड क्लास या नॉन एसी क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हो तो जीएसटी एग्जाम है बेटा, वो अलग एग्जामेशन देगा। अदरवाइज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की सारी सर्विस टैक्सेबल है, एक्सेप्ट जो एग्जाम की बात अलग है सर। मतलब मान लो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आपको वहां पे कोई राइट्स दिए तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। प्लस सर जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है हमेशा, ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की सारी सर्विस पे भी क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। भले रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी हो, कोई भी कोई कंसर्न नहीं है। साथ में ध्यान देना बेटा, सर पता है गवर्नमेंट ने अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी है तो हमने पढ़ा था क्या, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस अगर गवर्नमेंट ने दी है ऐसे किसी बिजनेस एंटिटी को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है,
तो रिवर्स चार्ज लगेगा, और वो रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। पर यहां पे भी एक्सेप्शन बना दिया, किसको? एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज को। मतलब ये हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या इंडियन रेलवे ने आपको वहां पे कोई लैंड रेंट पे दी है, और आप भले जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, होता ना यार, आपको वहां पे अपना एक सेटअप लगाने के लिए सर रेंट पे दे दिया कोई लैंड, तो दैट आप अपने, सर हो सकता है सर रेलवे से कोई गुड्स आता हो, उसको आप अनलोड कराते हो, वहां पे आपने अपना एक गोडाउन टाइप बना रखा है या कुछ भी कर रखा है सर, क्लियर? तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही टैक्स पे करेगी, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, भले रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वी डोंट केयर। मतलब कुल मिला के रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या एनी अदर सर्विस बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज ने जो भी सर्विस दी है उसमें फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, रिवर्स चार्ज है ही नहीं, भले वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो, वी डोंट केयर। देना इसका भी 1 मार्क का क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड है। ओके डन। आओ बच्चों, ये आपका आरसीएम वाला पॉइंट भी खत्म होता है। अब सर आरसीएम हमने पढ़ा हुआ है क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आईजीएसटी एक्ट में जितने भी सर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के रिवर्स चार्ज है, वही सारे सेक्शन, वही सारे एग्जिबिशन, वही सारे रिवर्स चार्ज के पॉइंट सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 में भी नोटिफाइड है। केवल 2 सर्विसेज एक्स्ट्रा थी आईजीएसटी एक्ट में। फर्स्ट, डॉन के केस में कौन लायबल है? याद है कौन? मतलब आपने कोई सर्विस आउट ऑफ इंडिया से, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विसेज लिए तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, एक्सेप्ट सर ओआईडीआर सर्विस अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है तो बेटा, हाँ है ना भाई, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं। सेकंड पॉइंट था बेटा जिसको डिलीट कर दिया बेटा, डिलीट कर दिया किसको बेटा? मालिक सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। सुनना बात को ध्यान से, अगर मान लो सिंगापुर से कोई गुड्स इंडिया में आ रहा है, मैं समझा देता हूं बेटा पॉइंट, ओमिट हुआ तो क्यों हुआ, क्या इंपैक्ट है सर, पहले क्या था, वो पूरा बात सुनिए। अमेंडमेंट अपना याद, अपना टारगेट क्या है, ये अमेंडमेंट लेक्चर आपने देखा, नोट साथ में देख रहे हो आप बेटा, और एक एक अमेंडमेंट आपको याद होना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए बच्चों। लेक्चर खत्म, आपसे कोई भी पूछे आपको आना चाहिए बेटा, बात खत्म। दिस शुड बी द टारगेट। सरकार मान लो सिंगापुर से कोई गुड्स हिंदुस्तान में, इंडिया में आ रहा है सर, अगर कोई गुड्स सिंगापुर से इंडिया में आ रहा है, बाय वेसल आ रहा है बेटा, तो एक्सपोर्टर सिंगापुर का, हम इंडिया के मान लो इंपोर्टर, मंगल इज द इंपोर्टर, मुंबई पोर्ट पे गुड्स आ रहा है बेटा। अब सर गुड्स आ रहा है सीआईएफ बेस पे बेटा, मतलब वो जो सिंगापुर का एक्सपोर्टर है वही फ्रेट पे कर रहा है, वही इंश्योरेंस करा के भेज रहा है, मेरे को तो इंडियन पोर्ट पे गुड्स चाहिए, वहां तक का पैसा बोल, हमारा डील ये हो रखा है सर, क्लियर? तो सिंगापुर का एक्सपोर्टर गुड्स भेज रहा है साहब, जो फ्रेट पे करेगा वही वो पे करेगा सर, इंश्योरेंस वगैरह जो होगा सब वो पे करेगा सर, हमको तो गुड्स यहाँ पे आएगी, वहां तक का कॉस्ट हम देंगे उसको, $1 लाख, मैंने कहा डन, क्लियर? अब सर क्या होगा, उससे सिंगापुर का शिपिंग कंपनी कोई है, मान लो सिंगापुर शिपिंग कंपनी सर, क्लियर? उससे गुड्स भेजी इंडिया में सर, तो एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स ही फ्रेट पे कर रहा है बेटा, तो सिंगापुर शिपिंग कंपनी आउट ऑफ इंडिया की, जो एक्सपोर्टर है सिंगापुर का वो भी आउट ऑफ इंडिया का, पर फ्रेट वो पे कर रहा है ना बच्चा, तो एक तरह से सर्विस सप्लायर सिंगापुर शिपिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया की बेटा, सर्विस रेसिपिएंट एक्सपोर्टर जो सिंगापुर का बेटा, आया ना बेटा, क्लियर? सर सर्विस सप्लायर भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का, सर्विस रेसिपिएंट भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का, पर गुड्स इंडिया में आ रही है तो वहां पे ऐसे केस में टैक्स लगता था, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इंपोर्टर ऑफ द गुड्स विल बी वाज लायबल टू पे द जीएसटी ऑन दैट फ्रेट। पर सर अब हो क्या रहा था सर इसके केस में कि ये जो फ्रेट वो एक्सपोर्टर पे कर रहा है, उस फ्रेट पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मंगल जो इंपोर्टर है उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है, फ्रेट के अमाउंट पे अलग से आईजीएसटी, प्लस जब वो गुड्स इंपोर्ट होगा, कस्टम क्लियरेंस जब गुड्स का होगा, तो आपको और हमको पता है, हमने कस्टम पढ़ा हुआ है, कस्टम्स वैल्यूएशन पर्पस के लिए वो फ्रेट भी तो वैल्यू का पार्ट बनता है यार, और वो फ्रेट सीआईएफ वैल्यू का पार्ट बनता है, और उस फ्रेट पे भी सर क्या होता है, वैल्यू में इंक्लूड करके उस पूरे फ्रेट पे कस्टम लगता है, पूरे वैल्यू इंक्लूडिंग फ्रेट पे कस्टम लगता है, और कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी तो लग रहा है बच्चा, मतलब वो फ्रेट कस्टम्स के वैल्यूएशन के पर्पस के लिए वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट बन रहा है, और उस पे कस्टम के साथ में आईजीएसटी लग रहा है, और अलग से इधर से आईजीएसटी और पे कर दो। तो मोहित मिनरल ने क्या किया सर, अपील फाइल कर दी, मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला बड़ी नाइंसाफी हो रही मेरे मालिक, एक ही फ्रेट पे 2 बार जीएसटी लग रहा है, क्या है, इसलिए सर मेगा एग्जम्पशन लिस्ट हम पढ़ेंगे आगे, वहां पे भी अमेंडमेंट किया, और वहां अमेंडमेंट करके बोल दिया क्या, दिमाग खराब मत करना मंगल,
अगर सर्विस सप्लायर भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, सर्विस रेसिपिएंट भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, जैसे कि इसमें टैक्स एग्जम्प्ट है और उसका ये एक्सेप्शन था और उस एक्सेप्शन को डिलीट कर दिया और बोल दिया क्या, दिस सर्विस विल रिमेन एग्जम्प्ट। अब जब वो एग्जम्प्ट है तो रिवर्स चार्ज की बात तो आती ही नहीं है, इसलिए यहां से इस पॉइंट को भी क्या कर दिया, डिलीट। मैं आपको बता देता हूं बेटा, वो वाला मेगा एग्जम्पशन का भी अमेंडमेंट साथ में बता देता हूं आपको, तो दैट आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, कनेक्ट हो जाएगा यही पे। ये रहा सर मेगा एग्जम्पशन में, ये जो मेगा एग्जम्पशन लिस्ट खत्म होती है ना बेटा, उसके एंड में जो मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट दे रखे हैं आईजीएसटी एक्ट वाले, वहां पे पॉइंट दे रखा है सर समरी बुक के इस पेज पे बेटा, आया ना मालिक। अब सर समरी बुक के पेज नंबर 105 पे आप देखेंगे तो सर यहाँ पे आपको मिलेगा सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बेटा, सर्विस सप्लायर भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, सर्विस रेसिपिएंट भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, तो जीएसटी एग्जम्प्ट था पर उसका एक्सेप्शन था क्या, ये वाला, ये सिंगापुर शिपिंग कंपनी जो आउट ऑफ इंडिया की है, फ्रेट पे करने वाला एक्सपोर्टर भी आउट ऑफ इंडिया का है, तो भी टैक्स लगेगा, हाँ है ना। अब सर वो एक्सेप्शन को डिलीट कर डाला, मतलब क्या हो गया बेटा, अगर सर्विस सप्लायर भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का, सर्विस रेसिपिएंट भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का, तो हमेशा ही जीएसटी एग्जम्प्ट है, इंक्लूडिंग दैट फ्रेट आल्सो बेटा। जब जीएसटी एग्जम्प्ट कर डाला सर, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज की बात तो आएगी नहीं, इसलिए रिवर्स चार्ज में से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। मोहित मिनरल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। आई होप मजा आया बेटा, पॉइंट क्लियर, कनेक्ट भी हो गया और मजा भी आ गया, माहौल भी बन गया बेटा आपका, क्लियर, डन। आइए बच्चों अगले पॉइंट तक बढ़ते बच्चा, आई होप समझ में आया बेटा पॉइंट सर। ओके तो सर कुल मिला के सिंगापुर से गुड्स इंडिया में आ रहा है, सिंगापुर का एक्सपोर्टर, सिंगापुर की शिपिंग कंपनी, तो सर ऐसे केस में बाय वेसल जो गुड्स आ रहा है उस फ्रेट पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ना फॉरवर्ड चार्ज में ना रिवर्स चार्ज में। भारत माता की जय। आइए बच्चों सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, इसमें जो एक छोटा सा पॉइंट अमेंड किया है वो भी तो मैं बताता हूं, मस्त पॉइंट है सर। सर ओमनीबस, अच्छा पहले पॉइंट नंबर 1 देखिए बेटा, इसमें हमने पढ़ा हुआ है किसी भी मोटर व्हीकल से, ओला उबर के केस में ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एनी मोटर व्हीकल, वो अगर आप ईसीयू के थ्रू सप्लाई करते हो ऐसे केस में 95 लगेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीयू इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। बच्चों इसका एक एक्सेप्शन डाल दिया क्या, ओमनीबस बेटा, क्यों डाला बताता हूं 2 मिनट बाद, पर एक बार ये पॉइंट देख लीजिए बेटा। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, पहले ओमनीबस था उसको काट दिया, क्लियर, और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनीबस, तो कुल मिला के ओमनीबस से ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर कर रहे हो तो 95 के स्कोप के पॉइंट नंबर 1 से हटा दिया बेटा। पर पॉइंट नंबर 2 में 1 ए करके लिखा मैंने, उसमें लिख दिया क्या, ओमनीबस से अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स कर रहे हो तो 95 में आओगे, एक्सेप्ट अगर वो ओमनीबस वाला इज अ कंपनी, मतलब कुल मिला के ओमनीबस से ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर आप कर रहे हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो 95 लगता था, अभी भी लगेगा, पर अगर ओमनीबस वाला जो पर्सन है, जो मालिक है बेटा, अगर खुद एक कंपनी है, चलिए प्राइवेट लिमिटेड हो पब्लिक लिमिटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अगर एक कंपनी है, बड़ा आदमी साहब, तो ऐसे केस में 95 नहीं लगेगा, और ऐसे केस में खुद जो कंपनी है ओमनीबस वाला वो खुद टैक्स पे करेगा, वह 95 नहीं लगेगा। सिंपल अमेंडमेंट का मीनिंग यही है बेटा, पढ़ लीजिए सर। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एन ओमनीबस except where the person supplying such services through ECU is a company, अगर सर्विस सप्लायर कंपनी है ओमनीबस के थ्रू, केवल केवल ओमनीबस बेटा, ओमनीबस का मतलब होता है ऐसा व्हीकल विच इज कंस्ट्रक्टेड और अडेप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पैसेंजर्स, मोर देन 6 पैसेंजर की कैपेसिटी एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, ड्राइवर को हटा के बाकी 6 लोग या उससे ज्यादा का पैसेंजर का कैपेसिटी है तो उसको बोलते हैं क्या, ओमनीबस, क्लियर सर। ड्राइवर को हटा के 6 पैसेंजर्स या मोर देन 6 पैसेंजर बैठ सकते हैं उसको बोलते हैं ओमनीबस सर। तो क्या होता था बेटा, जैसे बस के लोग, पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, बसेस वालों को भी 95 में इंक्लूड कर दिया था बेटा, फिर बड़े जो बस वाले हैं बेटा, जो कंपनी खुद, अब वो 95 में कवर हो गया तो क्या हो गया बेटा, टैक्स पे कौन करेगा, ईसीओ, सप्लायर कौन हो गया, ईसीओ। तो बस वालों का सर इनवर्ट सप्लाई जो था, उन्होंने कुछ भी परचेज किया, जैसे बस परचेज करी खुद ने, या कोई भी कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस परचेज किया, उसका आईटीसी मिलता ही नहीं था बेटा, क्योंकि टैक्स पे करने के लिए लायबल ही कौन है, ईसीओ। तो फिर ये बड़े लोगों ने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को, साहब अगर हम कंपनी है, देखो छोटे लोगों को बोले, छोटे लोग जो है छोटे बिजनेसमैन, उन्होंने बोला सर 95 है तो अच्छा है साहब, क्योंकि हम तो वैसे भी टैक्स पे नहीं कर पाएंगे, क्लियर। पर बड़े जो बिग प्लेयर है बेटा, उन्होंने बोला साहब हमारे तो नुकसान हो गया, हमको 1 रुपए का भी आईटीसी नहीं मिल रहा, इसलिए अमेंडमेंट करके बोल दिया क्या, साहब अगर ओमनीबस सप्लायर
ओमनीबस के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहा है जो सप्लायर, वो अगर एक कंपनी है तो वहां 95 नहीं लगेगा, और ऐसे केस में सर वो कंपनी खुद टैक्स पे करेगी, ठीक है। और सर जहां पे कंपनी नहीं है वहां तो 95 है ही बच्चों, आया ना भाई, ये मैंने एनालिसिस में यहाँ पे भी लिख रखा है आपके लिए बेटा, ठीक है। और कंपनी का मतलब कौन क्या होता है, जो सेक्शन नंबर 2 क्लोज 20 ऑफ द कंपनी एक्ट में डिफाइन है वही कंपनी बेटा, ठीक है। ये जो मैंने आपको समझाया है वो लॉजिक भी यहाँ मैंने दे रखा है सर, रीजन भी मैंने दे रखा है, आईटीसी का रीजन था बेटा के माहौल। ये हो गया क्या, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 का भी अमेंडमेंट खत्म, आया ना भाई। चलिए सरकार, आई होप यहां तक की अमेंडमेंट आपको समझ में आया बच्चों, क्लियर। एक ब्रेक ले लेंगे बेटा हम, चलिए ले लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एंड सर ध्यान देना, यहां तक के जो अमेंडमेंट्स है वो आपके एंड पे होने चाहिए बेटा। अच्छा नो डाउट अमेंडमेंट्स इस बार बहुत सारे हैं, पर शायद आपको सारे अमेंडमेंट समझ में आए होंगे, माहौल बनेगा क्योंकि चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती माहौल से है। एंड सर जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको आराम से कोई तकलीफ नहीं आती बेटा, क्लियर। चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे बेटा। तब तक के लिए ये अमेंडमेंट जो हमने पढ़े उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए, पूरा पक्का कर दीजिए। भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सर। और हाँ, मेन बुक, समरी बुक और क्वेश्चनर के अमेंडमेंट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट से, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चा। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, माहौल बनाइए, खुश होके पढ़िए, मस्त होके पढ़िए। एंड हाँ एक बात और सर, इस बार गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी ऐड हो गया आपके सिलेबस के लिए बेटा। आई रिपीट, गुड्स में जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था वो पहले सिलेबस में नहीं आता था, अभी इंस्टीट्यूट ने जो ये अमेंडमेंट के नोट्स इंसर्ट किए उसमें इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि गुड्स के केस में जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वो भी आपके सिलेबस में आ गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो भी पढ़ लेंगे, डोंट वरी। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा।